हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स फायर में। तो कल के वीडियो हमने किया पॉलिनोमियल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आज के वीडियो हम लोग करेंगे लीनियर पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखिए, अब हम लोग जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हर एक चैप्टर का हम लोग MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, ये सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन का स्लाइड जो है आपके सामने ओपन हो गया होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? ए पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ। तो हमको बताना है कि जब दो लाइन इनकंसिस्टेंट होते हैं तो उनका कंडीशन क्या होता है। जब दो लाइन इनकंसिस्टेंट होते हैं तो कंडीशन क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग। ये दोनों लाइन कैसे हैं? इंटरसेक्टिंग है। और इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होता है। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तब a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होता है। और जब लाइन कट करते हैं तो वहां पे हमको सॉल्यूशन मिलता है, और जहां पे आपको सॉल्यूशन मिले उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। तो यहां पे जो हमारा है वो क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग का कंडीशन बोलते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो इंटरसेक्टिंग का कंडीशन होता है। और जो रेशियो होता है, जो कंडीशन होता है वो a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। जहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे वो हमारा क्या होता है? कंसिस्टेंट। और जब दो लाइन पैरेलल हो, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों क्या है? पैरेलल हैं। दोनों क्या है? पैरेलल। जब दो लाइन पैरेलल हैं तो वहां पे जो कंडीशन होता है वो क्या होता है? a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। और बताइए, जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। देखिए, जहां पे सॉल्यूशन मिलता है वो कंसिस्टेंट होता है, जहां पे सॉल्यूशन नहीं मिलता वो हमारा क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। तो आपने बोला सर इंटरसेक्टिंग में सॉल्यूशन मिला, कंसिस्टेंट, ओके। पैरेलल में सॉल्यूशन नहीं मिला तो इनकंसिस्टेंट। लेकिन जब लाइन कॉन्साइड करती है, जैसे एक लाइन है और उसी के ऊपर एक और लाइन है और दोनों क्या कर रही हैं? कॉन्साइड करती हैं। जब लाइन कॉन्साइड करती हैं तो कंडीशन होता है कॉन्साइडेंट। कंडीशन इसको बोलते हैं कॉन्साइडेंट। और कंडीशन क्या होता है? a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 और इक्वल टू होता है c1 अपॉन में c2। अब देखिए, यहां पर भी सॉल्यूशन मिलेगा, यहां पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा ना। यहां पे क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। तो आप लोग इसको भी ध्यान दीजिए, यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। और यहाँ पे कितना सॉल्यूशन मिलेगा? कोई सॉल्यूशन नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या करता है? कॉन्साइडेंट कर रहा है। जब कॉन्साइडेंट कर रहा है तो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 होता है। और यहाँ पे जो हम लोग सॉल्यूशन मिल रहा है हमको, तो यहाँ पर भी क्या होगा? कंसिस्टेंट। लेकिन कंसिस्टेंट के साथ में क्या होगा? डिपेंडेंट। क्योंकि यहाँ पर भी कंसिस्टेंट है और यहाँ पर कंसिस्टेंट, और यहाँ पे क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और ब्रैकेट में डिपेंडेंट। समझ में आया? ये थर्ड वाले केस को कंसिस्टेंट डिपेंडेंट बोलते हैं। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, या फिर चलिए मेनी सॉल्यूशन राइट करते हैं। इनफाइनाइट आप लोग राइट कर लीजिए, मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो आप लोग क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है? ए पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। तो उसको इनकंसिस्टेंट कब बोलते हैं?
जब लाइन क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और हमारा कंडीशन यही हो जाएगा A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। समझ में आया? ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। जिसने भी नहीं पढ़ा है, इस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि एग्जाम में कोई कम नंबर नहीं पाएगा, सबका अच्छा नंबर आएगा, सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे, और जो अब से भी स्टार्ट कर रहा है तो उसको हर एक चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके स्क्रीन पे। ऑन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ ए डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन 2x + 5y = 3। 2x + 5y = क्या है? 3 है। दिया ऑन द इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन 2x + 5y = 3 द सेकेंड इक्वेशन विल बी। अगर एक इक्वेशन दिया है, सेकेंड इक्वेशन क्या होगा? जब पेयर क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट होना चाहिए। पेयर क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट होना चाहिए। तो थर्ड केस में क्या होता था? डिपेंडेंट होता था। थर्ड केस में आपने देखा होगा जब लाइन कॉन्साइड कर रही थी तो मैंने वहां पे क्या लिखा था? कंसिस्टेंट डिपेंडेंट लिखा था। तो कंसिस्टेंट डिपेंडेंट में जो रेशियो होता है वो होता है A1 अपॉन में A2 = B1 अपॉन में B2 और इक्वल टू क्या होता है? C1 अपॉन में C2। अब एक लाइन दिया है और चारों जो आपका आंसर है, जो ऑप्शन है, उससे चेक करिए कहाँ पे A1 अपॉन A2 = B1 अपॉन B2 = C1 अपॉन में C2 फॉर्म कर रहा है। तो आप लोग जब चेक करेंगे तो कौन सा हो जाएगा आप लोग का? आप लोग खुद बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि अगर डी वाला लेंगे तो डी वाला कितना है? 10x और ये 25y और इक्वल टू कितना है? 15। A1 अपॉन A2 करेंगे 2 अपॉन में 10, 1 अपॉन में 5, 5 अपॉन में 5 25 करेंगे तो 1 अपॉन में 5, 3 अपॉन में 15 करेंगे तो 1 अपॉन में कितना आ जाएगा? 5। तो अगर आप लोग ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा। क्योंकि देखिए पहला जो है 2x + 5y = 6, ये तो पैरेलल बन जाएगा, तो यहाँ पे डिपेंडेंट तो है नहीं। 3x + 5y = 3, ये तो इंटरसेक्टिंग बन जाएगा, तो ये भी होगा नहीं। और -10x लेंगे तो यहाँ पे एक में माइनस में दिक्कत करेगा, और डी लेंगे तो डी आपका बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कर लिए होंगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ x एंड इफ x = a एंड y = क्या है? b है। x = a एंड y = b इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + y = 5। x + y = 5 दिया है, और दूसरा क्या दिया है? 2x - 3y = 4। 2x - 3y = 4। अगर x और y जो है, x = a और y = b, इसका क्या है? सॉल्यूशन है। तो x की वैल्यू या फिर ये a और b की वैल्यू बताइए। तो हमको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। चलिए इस इक्वेशन में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3x + 3y = कितना हो जाएगा? 15। दोनों को ऐड करते हैं तो ये 5x हो जाएगा, ये कट जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 19, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 19 अपॉन में 5। और x ही हमारा क्या है? a है, तो यही a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 19 अपॉन में 5। अब चलिए x की वैल्यू को पुट करके हम लोग y की वैल्यू को निकालते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 माइनस x उस तरफ जाएगा, तो 19 अपॉन में 5 करेंगे तो 5 5 जा 25 में से 9 जाएगा, 6 अपॉन में कितना आ जाएगा? 5। तो 6 अपॉन में 5, और y को क्या माना गया था? b। y को कंसीडर किया गया था b। तो a = 19 अपॉन में 5 और b = 6 अपॉन में 5। तो आप लोग टिक कर लेंगे कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। सब लोग कमेंट बॉक्स में, जिसका क्वेश्चन पहले हो जाता है तो वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें, अपना पता चलता रहेगा कौन पहले कर रहा है कौन बाद में कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 3। ऑप्शन नंबर इसका क्या था? ऑप्शन नंबर डी। 3 का ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोग रीड करेंगे। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 3x + 5y = 0, 3x + 5y = 0 एंड क्या दिया है, kx, एंड दिया है kx, 1 सेकेंड, एंड दिया है kx + 10y = 0, kx + 10y = 0। ये दोनों इक्वेशन दिए गए हैं और k की वैल्यू पूछा है और बोला है हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन 3x + 5y = 0 एंड kx + 10y = 0 हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। जहां पे नॉन जीरो सॉल्यूशन है तो आप लोग खुद बताएंगे। चलिए आप लोग बताइए। तो देखिए नॉन जीरो सॉल्यूशन पूछा है कि जीरो नॉन जीरो बताना है, कुछ भी हो सकता है सॉल्यूशन आपका। तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन का कंडीशन लगाएंगे तो 3x ये हो जाएगा 3/k = 5/10 हो जाएगा, 1 जा 2 जा, तो k = कितना आएगा, 6 आएगा, k = कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला है नॉन जीरो सॉल्यूशन, जब इंटरसेक्टिंग होता है तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। और नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब कई सारे सॉल्यूशन बताने हैं आपको, कई सारे सॉल्यूशन होगा वहाँ पे होगा। और k की वैल्यू बतानी है कि k की वैल्यू क्या होगा कि कई सारे सॉल्यूशन हमारे बनेंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। तो k = 6 करने पे दोनों लाइन क्या होंगे, एक दूसरे पे कॉन्साइड होंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन का कंडीशन आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/ क्या होता है, c2 होता है, c1/c2 होता है। तो इसको जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो k = कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। के सामने स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 5 है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस, क्या है इक्वेशन, x + k + 1y और = 5 क्या है, 5 है। और दूसरा है k + 1x, दूसरा क्या है, k + 1x प्लस और आगे 9y, क्या है, 9y = 8k - 1। ये आपका दो इक्वेशन दिया है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + k + 1y = 5 एंड k + 1x + 9y = 8k - 1 हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तब k की वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए a1/a2 = b1/b2 और c1/ क्या होता है, c2 होता है। समझ में आया। तो 1/ क्या हो जाएगा, k + 1 और = k + 1/ क्या हो जाएगा, 9 और =5/ क्या हो जाएगा, 8k - 1। अब इसी को हमको सॉल्व करके k की वैल्यू बताना है। चाहे आप लोग इन दोनों रेशियो को इक्वेट करिए, चाहे इन दोनों को इक्वेट करिए, चाहे इन दोनों को इक्वेट करिए, कोई दो रेशियो को इक्वेट करेंगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगा, हर बार सेम रहेगा। तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो ये k + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5k + 5 हो जाएगा = इसका इधर मल्टीप्लाई तो 8k - 1 हो जाएगा। 1 को इधर लाएंगे तो 6 हो जाएगा, 5 को उधर ले जाएंगे तो 3k, तो k = कितना आएगा, 2। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, k = 2। तो पहला आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी तरीके से है, आप लोग रीड करेंगे द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 3k + 1x + 3y = 2। फिर दूसरा है k2 मतलब 2k बोल सकते हैं, 2k + 1x + k - 2y = 5 हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन बोला है तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट में सॉल्यूशन था।
अगर नो सॉल्यूशन की बात करता है, नो सॉल्यूशन, अगर नो सॉल्यूशन की बात करता है तो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 अपॉन में b2, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में क्या हो जाएगा, c2। समझ में आया? a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 अपॉन में c2 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग करेंगे इस क्वेश्चन को और सब लोग आंसर कमेंट करेंगे तो सभी ने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया, तो अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर दें। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ध्यान से करिएगा सब लोग, वर्ड प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग रीड करिए। दिया है द फादर एज इज ए 6 टाइम हिज सन एज। जो फादर का एज है वो सन के एज से कितना है, 6 टाइम है। 4 ईयर हेंस द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम हिज सन एज। देखिए ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो मान लीजिए जो फादर का एज है और जो सन का एज है, फादर का एज अगर मान ले प्रेजेंट एज, अगर फादर का प्रेजेंट एज हम लोग x मान ले तो सन का कितना हो जाएगा, y। और बोला है पहले केस में फादर एज इज ए 6 टाइम हिज सन एज। जो फादर का एज है वो सन के एज का कितना है, 6 टाइम, यानी जो x है वो y से कितना टाइम्स बड़ा है, 6 टाइम। जो x है वो ग्रेटर देन है y से कितना टाइम बड़ा है, 6 टाइम। तो दोनों इक्वल तभी होंगे जब सन के एज में हम लोग 6 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो पहला इक्वेशन बन गया x इक्वल टू 6y। फिर बोला है 4 ईयर हेंस, अब से 4 साल बाद यानी फ्यूचर में जाना है, द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम हिज सन। तो 4 साल बाद देखेंगे तो ये x प्लस 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y प्लस 4। तो इस टाइम पे जो फादर है वो अपने सन का कितना टाइम बड़ा है, 4 टाइम बड़ा है, यानी x प्लस 4 जो है y प्लस 4 से 4 टाइम बड़ा है। दोनों को इक्वल करना है तो सन के एज में 4 का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो x प्लस 4 इक्वल टू 4y इक्वल टू ये प्लस में क्या आ जाएगा, 16। तो x माइनस 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12। एक इक्वेशन हमारा ये बन गया और एक हमारा यहाँ पे है। तो x इक्वल टू 6y यहाँ पे पुट करेंगे तो 6y माइनस 4y इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 12 और y इक्वल टू कितना आएगा, 6। y की वैल्यू कितना आया, 6 आया। जब y की वैल्यू 6 आया तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू 6 इंटू 6 यानी कि 36। जो फादर का एज है वो 36 है और जो सन का एज है वो कितना है, 6 है। तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ द सन एंड द फादर आर। तो सन का एज कितना है, 6 है, फादर का एज कितना है, 36 है। तो ऑप्शन नंबर सी है। समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, तो 8 को आप लोग ध्यान से करेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन था, 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अच्छे से रीड करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन को रीड बड़ी केयरफुल्ली करना पड़ता है। जब आप केयर से रीड करेंगे तो आपको अच्छे से आएगा भी। दिया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ए 9। 2 डिजिट नंबर में जो डिजिट का सम है वो कितना है, 9। तो मान लीजिए कि आपके पास 2 डिजिट नंबर है, 10 प्लेस पे x है और 1 प्लेस पे क्या है, y। ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर है और इसी 2 डिजिट नंबर का मतलब x y का मतलब क्या होता है, 10x प्लस y होता है। 2 डिजिट नंबर को 10x प्लस वाई के फॉर्म में लिखेंगे और बोला है कि 2 डिजिट नंबर में जो डिजिट का सम है यानी x और y का जो सम है वो कितना है, 9। तो पहला इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 9। बोला है ना
द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9 एंड 27 इज एडेड टू इट। अगर इस नंबर में हम लोग 27 को ऐड करें तो डिजिट ऑफ द नंबर गेट रिवर्स। जब इस नंबर में 27 को ऐड करते हैं यानी 10x प्लस वाई में जब 27 को ऐड करते हैं तो जो डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्स। रिवर्स मतलब जो x है वो y की जगह पे चला जाएगा, जो y है x की जगह पे आ जाएगा, तो ये हमारा yx बनेगा। तो yx को 10y प्लस x के फॉर्म में लिखेंगे, 10y प्लस x। इसी को सॉल्व करना है। इस x को इधर लाएंगे तो 9x, इस 10y को इधर लाएंगे तो -9y, सॉल्व करने पे हो जाएगा। और प्लस में क्या हो जाएगा, चलिए प्लस नहीं करते, इस 27 को अपोजिट साइड ले जाते हैं तो माइनस में क्या हो जाएगा 27। अब इसमें अगर 9 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 9x प्लस 9y, 9 9 जा 81, कट जाएगा 18 हो जाएगा। समझ में आया, 18x और 81 में से 27 जाएगा तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 4 आएगा, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 18 3 जा क्या होता है 54। x की वैल्यू कितना आ गया 3, पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो यानी जो हमारा 2 डिजिट नंबर है xy हमने कंसीडर किया था, तो x की जगह पे 3 रखेंगे, y की जगह पे 6, तो ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा 36। तो 36 ऑप्शन आप लोग चेक करिए, फर्स्ट तो 27 है, ऑप्शन नंबर डी क्या है 36 है। क्लियर। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये हमने 8 किया, बहुत ईजी था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 8 तो हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, सब लोग रीड करेंगे। व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ ए दीज इक्वेशन ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई इक्वल टू a माइनस बी है, और दूसरा क्या है bx माइनस ए वाई, bx माइनस ए वाई इक्वल टू क्या है a प्लस बी है। अब बताना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखिए सॉल्यूशन बताने के लिए इलामिनेट करना होगा या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करें। तो इलामिनेशन मेथड सबसे इजी होता है। तो देखिए इलामिनेट करने के लिए ऊपर चलिए हम लोग b का मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे a का मल्टीप्लाई कर दें, या फिर ऊपर हम लोग a का मल्टीप्लाई कर दें, नीचे b का मल्टीप्लाई कर दें। तो चलिए इसमें a का मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें b का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू ए बी, और प्लस में क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब दोनों को ऐड करते हैं तो ये कैंसिल, इन दोनों में x कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे तो इधर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना आएगा a आएगा। और इसी x की वैल्यू को 1 पुट करना है, x की जगह पे 1 रखना है, तो इसमें रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा a इंटू 1 यानी a प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, ए से ए कैंसिल, बी वाई इक्वल टू माइनस बी, तो y इक्वल टू माइनस बी अपॉन में b, ये कैंसिल होके -1 आएगा, तो y इक्वल टू कितना आएगा -1। तो आप लोग ऑप्शन देखेंगे जहाँ पे x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू क्या है -1, तो ऑप्शन कौन सा है आप लोग कमेंट करिए, ऑप्शन नंबर डी। तो काफ़ी लोगों का आंसर सेम आ रहा है, सही आ रहा है सब लोग का आंसर, आप लोग बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग रीड करिए और एक बार खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप लोग अपने से रीड करें और ट्राई करके कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट करें।
चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग वीडियो को रोक करके क्वेश्चन करेंगे। दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में, रोजली कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। देखिए अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। अप स्ट्रीम का मतलब जब बोट करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चले तो वो अप स्ट्रीम होता है, और जब बोट और करंट दोनों एक डायरेक्शन में चले तो वो होता है डाउन स्ट्रीम। देखिए अप स्ट्रीम जैसे ये हो गया हमारा रिवर हो गया ना, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और बोट जो है इस तरीके से, जो बोट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम में जो स्पीड होता है, अगर इसका स्पीड x है और इसका स्पीड y किलोमीटर पर हावर और इसका स्पीड x किलोमीटर पर हावर है, तो जो रिजल्टेंट स्पीड होता है वो क्या होता है? x माइनस वाई होता है, और ये किलोमीटर पर हावर होता है। समझ में आया? और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाता है? x प्लस वाई किलोमीटर पर हावर होता है। क्लियर है? सबको पता होगा। अब बोला है कि जो 20 किलोमीटर जाती है 2 हावर में, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि रिवर के डायरेक्शन में जा रही है, और डाउन स्ट्रीम का ये होगा रिजल्टेंट स्पीड होगा। तो देखिए स्पीड बोला है, वो बोला है कि 20 किलोमीटर कितने हावर में जाती है? 2 हावर में। तो रिजल्टेंट स्पीड यानी x प्लस वाई, और स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो 20 किलोमीटर जा रही है, कितने हावर में जा रही है? 2 हावर में। तो ये कितना आ जाएगा? 10। तो पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। समझ में आया? अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में रिजल्टेंट स्पीड आपको अगर पता है तो ये जो हमारा x प्लस वाई आया है वो स्पीड ही है, और 20 किलोमीटर अगर डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है 2 हावर, तब स्पीड कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर लेंगे, दोनों स्पीड हैं तो दोनों एक दूसरे को इक्वेट कर लेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10। अब डाउन स्ट्रीम में क्या है? x माइनस वाई डाउन स्ट्रीम में जा रहा है कितने? 4 किलोमीटर 2 हावर में, तो स्पीड कितना आ जाएगा? 4 अपॉन में 2, और ये आ जाएगा 2। x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गया, और एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10। दोनों कट जाएंगे, 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू कितना आएगा? 6 आएगा। x की वैल्यू 6 आ जाएगा और y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। तो x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 4। और बोला है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ रोइंग इन ए स्टिल वाटर, यानी जो रो करती है, जो बोट चलता है उसका स्पीड क्या है? तो बोट का स्पीड कितना है? 6 किलोमीटर पर हावर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। जो 4 आया है वो तो करंट का स्पीड है, और x इसको माना गया था बोट का स्पीड, तो रो करने का जो स्पीड है वो कितना होगा? 6 किलोमीटर पर हावर। समझ में आया? आप लोग इसको नोट कर लेंगे, टिक कर लेंगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x अपॉन में a एंड y अपॉन में b इक्वल टू 1। एक लाइन है x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1 है। हमको क्या बताना है? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जो इस लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस से बनता है। चलिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं इस तरीके से, और मान लीजिए ये लाइन इस तरीके से जाता है, ये लाइन इस तरीके से जा रहा है, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। अब देखिए ये लाइन जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। x को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, y को। जब x को इंटरसेक्ट करेगा तो वहां पे y इक्वल टू क्या होगा? 0। इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को। जब x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो y इक्वल टू क्या होगा? 0। तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x अपॉन a प्लस 0 अपॉन में b यानी कि 0 और इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। जब ये लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा
तो यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, और y इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा a, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0, यानी यहाँ से ले करके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है a है। अब जब y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, जब इसको इंटरसेक्ट करेगा तो x की जगह पे 0, तो y इक्वल टू b आएगा, तो ये हो जाएगा 0, b, और ये कितना हो जाएगा b। अब एरिया फिर ट्रायंगल बताना है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में कितना एंगल बनता है 90 डिग्री, तो एरिया फिर ट्रायंगल क्या होता है 1/2, बेस है a, हाइट है b। तो चेक कर लीजिए ऑप्शन क्या होगा, जहां पे हाफ AB हो, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग कर सकते हो, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन y इक्वल टू x। चलिए हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इजी है, तो आप लोग देखेंगे द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, एक लाइन है, देखिए एक कार्टेशियन प्लेन बनाइए, एक लाइन है y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x इस तरीके से जाता है, y इक्वल टू x हो गया। फिर क्या दिया है x इक्वल टू 6, तो 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए x इक्वल टू 6 यहाँ पे आएगा, तो ये जो लाइन है ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। x इक्वल टू 6, ये लाइन किसका होगा x इक्वल टू 6 का होगा, यहां से यहां तक 6 हो जाएगा, और y इक्वल टू कितना है 0, और y इक्वल टू 0 दिया है, y इक्वल टू 0, क्लियर। 1 सेकेंड, तो कितना बोला है x इक्वल टू कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, तो मान लीजिए ये 1 2 3 4 5, ये क्या है 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर बोला है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू अगर 0 लेंगे तो y इक्वल टू 0 तो हमारा यही लाइन बनेगा, ये लाइन जो है y इक्वल टू 0 का होगा ना, ये जो लाइन है वो क्या बनेगा y इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 6 होगा, और इसको हम लोग बोलेंगे x इक्वल टू 6 बोलेंगे। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आप लोग खुद निकालिए, 1/2 बेस, बेस कितना है 6, और हाइट कितना है, हाइट कितना है, तो x इक्वल टू 6 को यहाँ पे रखेंगे तो y इक्वल टू भी कितना आएगा 6 आएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 36, और ये आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया, 18 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, हमको ट्रायंगल का एरिया बताना था, y इक्वल टू x से बनाता है, x इक्वल टू 6 से बना रहा है, और y इक्वल टू 0, तो ये हमारा ट्रायंगल बना। बेस तो पता हो गया कितना है 6, अगर ये हमको हाइट निकालना है, ये इक्वेशन है, ये x इक्वल टू 6 इक्वेशन है, वो हाइट नहीं है। तो देखिए दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक तो 6 होगा, और x इक्वल टू 6 रखेंगे तो y इक्वल टू भी कितना आएगा 6, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी कितना होगा 6 होगा, तो बेस भी 6, हाइट भी 6, तो एरिया कितना आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 30, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस ky इक्वल टू 10, कितना है, आपको दो इक्वेशन दिया गया है 13 में। आपको पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, और दूसरा है 4x प्लस ky इक्वल टू 10 है। तो हमको k की वैल्यू बतानी है जब इक्वेशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन यानी कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 होता है। तो आप लोग वैल्यू पुट करके चलिए निकाल लेते हैं, तो 2 अपॉन में 4 हो जाएगा,
और ये 3/k हो जाएगा, आगे कर राइट करने की जरूरत नहीं है। तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 में ये 3 इंटू 4/2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6। k इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 14 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + 3y = 7 एंड 2ax + a + by = 28 हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तब हमको बताना है a और b की वैल्यू क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, चलिए इसको भी करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 है 2x + 3y = 7, फिर है 2ax + a + b y = कितना है 28, और यहाँ पर भी क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो ये 2/2a हो जाएगा = 3/a + b हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a + b = 3a हो जाएगा। a को उधर ले जाएंगे तो 2a = क्या हो जाएगा b, तो आप लोग ऑप्शन टिक कर लेंगे, 2a = b, ऑप्शन नंबर b आपका करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 रहता है, बहुत ही सिंपल, आप लोग रीड करेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + y = 2 और x - y = 2 दिया है, तब सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप लोग सॉल्व करके x और y को बता सकते हैं। तो हमने लीनियर इक्वेशन में सिर्फ हमने 15 MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के MCQ सॉल्व करेंगे, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर ट्रायंगल, फिर इस तरीके से धीरे धीरे सारे चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग को एग्जाम में क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो नंबर मिल जाता है, क्या होता है स्टेप मार्किंग हो जाता है। लेकिन अगर MCQ आपका गलत हो गया ना, जितना गलत होगा उतना साफ साफ नंबर कटेगा, इसलिए MCQ एक भी गलत नहीं करना है। समझ में आया, अगर जिसका MCQ पूरा अच्छा रहेगा तो उसका एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा। अगर MCQ आपके 10 गलत हो गए तो साफ साफ 10 नंबर क्या हो जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे। तो MCQ ट्राई करना है एकदम गलत ना हो, इसलिए मैं आपका MCQ का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जिससे आपका MCQ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलिए